बेटा यदि बैटरीज की बात की जाए और आपसे पूछी जाए कि एक अच्छी बैटरी की क्या क्या क्वालिटी होगी तो आप क्या बोलोगे? एक अच्छी बैटरी की क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? एनीबॉडी? एक अच्छी बैटरी की क्या क्वालिटी होनी चाहिए? लेस वेस्टेज ऑफ एनर्जी। हाँ, चलिए हम लोग देखते हैं। एक बैटरी जो होनी चाहिए उनकी जो गुड क्वालिटीज यदि हम देखें तो बैटरी जो होनी चाहिए आपकी लाइट होनी चाहिए, हल्का होना चाहिए, क्योंकि जैसे मोबाइल में बैटरी लगा हुआ है तो वो हल्का होना चाहिए, भारी होगा तो डिवाइस भारी हो जाएगी। बैटरी कॉम्पैक्ट होनी चाहिए। कॉम्पैक्ट बोलने का मतलब है क्या, उसकी पैकिंग वैकिंग जो होनी चाहिए ना बहुत अच्छी से पैकिंग होनी चाहिए, क्योंकि उसमें जो केमिकल निकल है वो लीक ना हो। तो लाइट होनी चाहिए, कॉम्पैक्ट होनी चाहिए, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई। जो वोल्टेज की सप्लाई होनी चाहिए उससे वो कांस्टेंट होनी चाहिए, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हम चलाएंगे उसको रेगुलर करंट मिलना चाहिए जिसमें वो वर्क करना चाहता है। यदि वोल्टेज अप डाउन होगा तो डिवाइस में प्रॉब्लम आ सकती है। तो these three things are a quality of a good battery: light, compact और constant voltage supply। यदि हम लोग बेसिकली बैटरी को पढ़ें तो बैटरी को हम लोग दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। One is primary batteries and another one is secondary batteries. यदि प्राइमरी बैटरीज की यदि हम बात करें तो प्राइमरी बैटरीज वो बैटरी होती है जो सिर्फ एक बार काम करेंगे फिर वेस्ट हो जाती है, ओके, रीयूजेबल नहीं होती है। रिएक्शन ऑकर्स ओनली वंस, सिर्फ एक बार रिएक्शन होता है, उसमें जो भी मटेरियल है वो एक बार यूज हुई, रिएक्शन हुआ, कहानी खत्म, फिर आप उसको फेंक दो। इट कैन नॉट बी रिचार्ज, कैन नॉट बी रिचार्ज, आप इसको रिचार्ज नहीं कर सकते हो। और यदि बात की जाए तो डिस्चार्ज जब होता है, जब ये काम करना स्टार्ट करता है और डिस्चार्ज होती रहती है आस्ते आस्ते, तो डिस्चार्ज होने के दौरान ये काम करती है एक गैल्वेनिक सेल के जैसा। क्यों? क्योंकि इसमें केमिकल स्टोर रहते हैं, केमिकल्स हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ओके, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें कहां मिलता है? गैल्वेनिक सेल। ओके, तो व्हाइल डिस्चार्जिंग works like galvanic cell। किसी का ऑडियो ऑन है आई सपोज, प्लीज बंद कर लो बेटा थोड़ा सा। ओके, जब ये डिस्चार्ज होती है तो ये गैल्वेनिक सेल की तरह काम करता है, दिमाग में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। एक ही बार रिएक्शन होती है, रिएक्शन ऑकर्स ओनली वंस, रिचार्ज आप नहीं कर सकते हो, और जब डिस्चार्ज होती है तो ये गैल्वेनिक सेल की तरह काम करता है। यदि एग्जांपल की बात की जाए इसके, तो ड्राई सेल आप लोग जानते ही होंगे, जो टॉर्च वॉर्च में हम लोग डाल के यूज करते हैं, ओके, ड्राई सेल्स, या इसको हम लोग बोलते हैं और लैग्रेंजे सेल भी बोला जाता है। लैग्रेंजे सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि लैग्रेंजे ने इसे बनाया था पहली बार, ओके। ओके, ड्राई सेल स्लैश लैग्रेंजे सेल एक ही चीज है, और मरकरी सेल, ये दो हमें अपने सिलेबस में पढ़ना है, ठीक है। तो दो एग्जांपल प्राइमरी बैटरी की जो रीयूजेबल नहीं है, यूज एंड थ्रो बैटरीज। सेकेंडरी बैटरीज की बात की जाए तो they can be reused, they can be
रीयूज्ड, ओके। और एक बार ये डिस्चार्ज होता है, फिर हम लोग क्या क्या करते हैं, इसको रिचार्ज करते हैं। रिचार्ज कैसे करते हैं? पासिंग करंट एंड ऑपोजिट डायरेक्शन रिचार्जेस इट। तो हम लोग क्या करते हैं, करंट पास करते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन, और करंट जब हम ऑपोजिट डायरेक्शन में पास करके केमिकल्स जनरेट करते हैं, है ना, केमिकल्स जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से केमिकल्स जनरेट करते हैं, तो ये किस सेल की तरह काम करेगा बताओ तो? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यस, पासिंग करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यही कहानी है। ऑपोजिट डायरेक्शन में पास की जाती है करंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, ओके। क्यों की जाती है? क्योंकि उसमें केमिकल्स को रीजनरेट किया जाता है। तो व्हाइल रिचार्जिंग, जब आप रिचार्ज करते हो, व्हाइल रिचार्जिंग it functions as electrolytic cell। ध्यान में रखना। इसकी एग्जांपल बात की जाए तो लेड स्टोरेज बैटरी, निकल कैडमियम सेल, ओके, जिनको हम लोगों को डेप्थ में पढ़ना है। तो प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी में आई सपोज जो डिफरेंसेस है क्वाइट क्लियर हो गई होगी आपको। किसी को कोई दिक्कत तो पूछ सकते हो बेटा, अंडरस्टूड? तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके बैटरीज को समझने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग ड्राई सेल को देखेंगे, क्या लैग्रैन्ज सेल को देखेंगे, ओके। फिर उसके बाद मरकरी, फिर लेड स्टोरेज बैटरी, फिर निकल कैडमियम सेल, ठीक है। तो कुछ नोट करना है या कुछ करना है इसको कर लो, फिर मैं नेक्स्ट स्क्रीन में मूव करता हूं। एनीबॉडी हैज एनी डाउट यू कैन आस्क मी हियर, नहीं तो फिर आगे बढ़ता हूं। कोई दिक्कत? नो सर, एक सेकंड रुकिएगा, लिख रहे हैं। हाँ बोलो बेटा। एक सेकंड रुकिएगा सर। अच्छा लिख रहे हो क्या? स्क्रीनशॉट ले लो ना मूवी। हो गया सर, बस। हो गया? यस सर। चलिए देखो, अब बैटरी टॉपिक में हम लोग सबसे पहले आज देखने वाले हैं ड्राई सेल, दैट इज अ प्राइमरी सेल, ओके। वी विल सी प्राइमरी सेल, और प्राइमरी सेल के अंडर में हम लोग सबसे पहला देखेंगे आज, दैट इज ड्राई सेल, ओके। अब आई सपोज आप लोग ड्राई सेल सबने देखा होगा और सबके दिमाग में एक पिक्चर होगी। यदि नहीं भी पिक्चर है तो मैं इमेज एक बार दिखा देता हूँ, क्लियर हो जाएगी आइडिया। देखो, आई सपोज ये इमेज सबने देखा होगा अपने लाइफ में एक बार। दिख रही है सबको? यस सर। देखो, आपने जब अपनी मतलब जो भी आप देखोगे टॉर्चेस में या रिमोट कंट्रोल में जो बैटरी डालते हैं, उसके आउटर जो एज होती है, द आउटर एज एक जिंक की कवर से बनी रहती है। जो बाहर वाला पोर्शन रहता है ना, वो जिंक के कवर से बना रहता है। और जो बीच में रहती है, ये जो बीच वाली पोर्शन है, ये बीच वाली पोर्शन में एक पेस्ट रहता है मैंगनीज डाइऑक्साइड का, ओके। मैंगनीज डाइऑक्साइड, कार्बन ब्लैक और एमोनियम क्लोराइड की एक पेस्ट रहती है, ठीक है ना। ध्यान से देखो, बीच में मैंगनीज डाइऑक्साइड, कार्बन ब्लैक और एमोनियम क्लोराइड की पेस्ट डाली हुई है। और जो कैथोड रहता है, ध्यान से देखो, जो कैथोड रहता है वो कार्बन का एक सिलेंड्रिकल रॉड है। तो आई सपोज सबको आइडिया क्लियर हो गया होगा ये बैटरी कैसी रहती है।
जो बाहर वाला रहता है वो एनोड की तरह काम करता है, जिंक की बनी रहती है। बीच में हम लोग एक पेस्ट डालते हैं मैंगनीज डाइऑक्साइड, कार्बन ब्लैक और अमोनियम क्लोराइड का, और जो कैथोड की तरह काम करता है दैट इज द कार्बन रॉड। ओके, तो दिस इज द पिक्चर ऑफ अ ड्राई सेल। आई सपोज आप लोग सबने देखा है इसे, और बहुत ने अपने बचपन में बैटरी को तोड़ के भी देखा ही होगा आई सपोज, ठीक है ना। तो चलो हम लोग देखते हैं ड्राई सेल को। तो ड्राई सेल में हमने जो एनोड यूज किया है, तो एनोड होती है जिंक की कप। जो बाहर में रहता है ना, वो जिंक की कप रहती है, एनोड की तरह वो काम करता है। जो कैथोड रहती है बेटा, दैट इज कार्बन सिलिंड्रिकल रॉड। कार्बन सिलिंड्रिकल रॉड, ओके। और आप टेस्ट ऑफ, ये इंपॉर्टेंट, क्या लिखे हैं? जिंक टेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड प्लस कार्बन ब्लैक प्लस मैंगनीज डाइऑक्साइड is in between, is in between। किसके बिटवीन में? एनोड और कैथोड के बिटवीन में। मेरी आवाज क्लियर जा रही है कि नहीं जा रही है सबको? Yes, sir. ओके, तो एनोड रहती है जिंक की कप, ये ध्यान देना है। कैथोड रहता है कार्बन का एक रॉड, बीच में जो पेस्ट रहता है वो अमोनियम क्लोराइड, कार्बन ब्लैक और मैंगनीज डाइऑक्साइड रहती है। ये याद रखना है, पूछे जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे रिएक्शन। रिएक्शन क्या होता है एनोड पे? बेसिकली क्या होती है, तो बोल सकते हो मुझे? Oxidation. ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो जिंक बनता है Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। ओके, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कैथोड पे जाता है, और कैथोड पे मैंगनीज डाइऑक्साइड, ध्यान से, कैथोड पे मैंगनीज डाइऑक्साइड NH4 प्लस आयन जो आती है NH4Cl, कैथोड पे MnO2 NH4 प्लस आयन के साथ ये दो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और बनता है MnOOH, या बहुत सारे बुक में इसको मेंशन करता है Mn2O3 प्लस अमोनिया गैस। ओके, अब आपको ध्यान देना है, कभी भी आपको आपके एग्जाम्स में ऑप्शन में ये दोनों दिया रहे तो आप इसको मारोगे। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी ने इसको लिखा है, तो आपको ये लेके चलना है। यदि दोनों ऑप्शन रहे तो आपको ये वाला टिक करना है। Got it? तो MnO2 NH4 प्लस के प्रेजेंस में दो इलेक्ट्रॉन गेन करती है और MnOOH बनती है। इसका नाम है मैंगनीज ऑक्सो हाइड्रोक्साइड। ओके, अब आपको मुझे एक बात बताना है, यदि आप लोगों का रेडॉक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो मुझे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पे तो बताएगा? मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। ओके, यदि कोई बच्चे के दिमाग में ये नहीं आ पा रहा है तो बेटा आपसे रिक्वेस्ट है, इट्स हार्ड टाइम, रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर को एक बार पढ़ लो, ऑक्सीडेशन वाला पार्ट को। तो MnO2 में Mn की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 है, और यहाँ पे क्या होगा? +3। आप यहाँ से चेक कर लो, Mn3+N, तो यहाँ पे है +3, तो +4 से +3 जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, तो मैंगनीज के साथ क्या हो रही है? Reduce. रिडक्शन हो रहा है ना, रिडक्शन हो रहा, ये ध्यान में रखना। द सेटअप, ये जो सेटअप है, द सेटअप गिव्स एन आउटपुट ऑफ 1.5 वोल्ट। ये याद रखना है आपको, ये जो सेटअप है इसमें आउटपुट मिलती है 1.5 वोल्ट की,
वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग तो आपको दिमाग में रखना है, एमोनिया रिलीज, ये जो एमोनिया रिलीज हो रही है, एमोनिया रिलीज combines with Zn2 plus, ammonia release combines with Zn2 plus to form a complex, एक complex बनती है that is ZnNH3 whole 4 2 plus, okay, ये एक कॉम्प्लेक्स आयन है जो आप लोग कोऑर्डिनेट कंपाउंड, हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग इसको देखेंगे। इट्स टेट्राएमीन जिंक 2 आयन, टेट्राएमीन जिंक 2 आयन है, बट नेमिंग वाली पार्ट हम लोग पढ़ेंगे जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये दिमाग में रखना है कि अमोनिया जो रिलीज होती है, इंपॉर्टेंट थिंग, अमोनिया जो रिलीज होती है वो जिंक के साथ कंबाइन करके क्या बनता है, इट फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स आयन ZnNH3 whole 4 2 plus, ओके। ये दिमाग में बस इतना आपको दिमाग में रखना है प्राइमरी सेल के बारे में, और इससे ज्यादा कुछ नहीं, तो मच, ओके। तो जल्दी से फटाक से नोट वोट कर लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। कुछ बोल रहे हो क्या आंसू? नो सर। तो माइक थोड़ा बंद कर लो प्लीज बेटा। तो आई सपोज सबका क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हो गई आपकी प्राइमरी सेल, ओके। अब प्राइमरी सेल में हम लोग दूसरा सेल देखेंगे, दैट इज मरकरी सेल, ओके। प्राइमरी सेल में सेकंड सेल वी विल सी दैट इज मरकरी सेल। बेटा मरकरी सेल आप लोगों ने देखा है, पेंसिल जो पेंसिल नहीं बटन बैटरी होती है, बटन बैटरी जो आपके घड़ी में रहती है, दैट इज नोन एज मरकरी सेल। तो मरकरी सेल जो होती है इट्स आल्सो अ प्राइमरी सेल, मरकरी सेल। मरकरी सेल भी जो होती है इट्स आल्सो अ प्राइमरी सेल, ओके। तो मरकरी सेल जो होता है, एक बार इमेज देख लो तो आइडिया क्लियर हो जाएगी थोड़ी। देखो मरकरी सेल इसी को बोलते हैं, ठीक है ना, जो पेंसिल मतलब नहीं बटन सेल्स जो होते हैं, जो घड़ी में लगती है। तो इसके भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, तो ध्यान से एक बार ऑब्जर्व कर लो, और सबके क्या क्या चीज है वो मैं बाद में बताऊंगा। जो ऊपर वाली पोर्शन है दिस वन इज एनोड, ठीक है ना। एक एनोड ऊपर पोर्शन में रहती है, नीचे में देयर इज कैथोड, और देयर इज वन गास्केट, एक गास्केट लिखा हुआ, ठीक है ना। गास्केट का बेसिक काम है कि एनोड जो चीज है, कैथोड वो चीज है, वो आपस में मिक्स ना हो। ध्यान से सुन लो, गास्केट का काम होता है एनोड में जो मटेरियल है, कैथोड में जो मटेरियल है, वो आपस में मिक्स ना हो। बीच में येलो कलर का आपको एक सेपरेटर नजर आ रहा है, सेपरेटर का काम होता है कि एनोड और कैथोड आपस में टच में ना आए, ओके। तो ये वाला बटन सेल आपने देखा ही है सबने, बट इसमें जो समझना है वो देख लो एक बार अच्छे से पिक्चर को, और कुछ नहीं है इसमें। तो बटन सेल आप लोगों ने देखा, और ये कहां कहां यूज होता है चलो पहले देखते हैं। इट इज यूज्ड इन लो करंट डिवाइसेस, लो करंट डिवाइसेस, वो डिवाइसेस जहां पे करंट का कम इस्तेमाल है, ठीक है ना, कम एम्पियर ऑफ करंट रिक्वायर्ड है, तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं मरकरी सेल्स। इट इज यूज्ड इन लो करंट डिवाइसेस लाइक रिस्ट वॉचेस, रिस्ट वॉचेस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कॉमा कैलकुलेटर में भी रहता है, कॉमा कैलकुलेटर, कॉमा हियरिंग एड्स, hearing aids, devices,
हियरिंग एड बोलने का मतलब जो कान में लगाता है ना, जो आदमी सुनने वाले प्रॉब्लम Yes. होता है, एक डिवाइस लगाता है कान में, उसमें मर्करी सेल ही यूज किया जाता है। तो लो पावर डिवाइसेस में हम लोग मर्करी सेल का इस्तेमाल करेंगे। मर्करी सेल में जो आपका एनोड रहता है, एनोड रहती है जिंक मरकरी एमाल्गम। आई सपोज एमाल्गम का मतलब सबको मालूम होगा। एमाल्गम का मतलब होता है वेरी सिंपल में एन एलॉय इन विच मरकरी इज प्रेजेंट, एक एलॉय जिसमें मरकरी प्रेजेंस है। तो हम लोग क्या करते हैं, जिंक के मरकरी के साथ जिंक को मिलाते हैं। ओके, तो जिंक मरकरी एमाल्गम रहेगी आपकी एनोड। जो कैथोड रहता है, ओके, जो हम लोग कैथोड लेंगे इस केस में, अंडरस्टूड, उसमें लेते हैं हम लोग HgO प्लस कार्बन। ओके, कैथोड रहती है HgO प्लस कार्बन पेस्ट। HgO प्लस कार्बन का एक पेस्ट होता है कैथोड में जो लेते हैं। आपकी जो इलेक्ट्रोलाइट होगी, आप इलेक्ट्रोलाइट जो लेते हो KOH प्लस जिंक ऑक्साइड की पेस्ट लेते हैं, ठीक है ना। देखो ध्यान में रखो, कैथोड HgO प्लस कार्बन पेस्ट, एनोड जिंक मरकरी एमाल्गम, और इलेक्ट्रोलाइट में KOH प्लस ZnO का पेस्ट इस्तेमाल करते हैं। अब हमें रिएक्शन देखना है, एनोड पे क्या रिएक्शन होता है। तो एनोड पे बेसिकली बेटा देखो जिंक रहती है, जो एमाल्गम है ZnHg, तो बेसिक जो कुछ होता है वो जिंक ही के साथ होती है, तो जिंक ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा यहाँ पे। जिंक माइनस जिंक गिव्स Zn2 प्लस प्लस, ये एक काम करो, जिंक को डायरेक्ट में नहीं करवाऊंगा। जिंक क्या करता है, जो एनोड पे जिंक है वो क्या करता है, OH माइनस को गेन करता है इलेक्ट्रोलाइट से। जिंक 2 OH माइनस गेन करती है इलेक्ट्रोलाइट से और कन्वर्ट हो जाती है, देखो Zn, और एक O यहां से लेता है ZnO। बड़े अब Zn जब एक O के साथ कंबाइन करता है और ZnO बनता है, तो Zn2 प्लस बन रहा है यहाँ पे। देखो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर होगी 0 और यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी 2। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो 2 इलेक्ट्रॉन भी साथ में निकलेंगे। ओके, और क्या होता है, H, देखो 2 H है और एक ऑक्सीजन बचा, 2 H और एक ऑक्सीजन आपस में मिलकर वाटर बना। गॉट इट। तो इलेक्ट्रॉन निकल रही है तो ऑक्सीडेशन हो रही है, सिंपल। तो जिंक मरकरी एमाल्गम में जिंक वाली जो पार्ट है 2 OH माइनस गेन करता है इलेक्ट्रोलाइट से, ZnO प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस प्लस वाटर। अब देखिएगा, जो कैथोड है HgO, वो क्या करता है, ये वाटर और 2 इलेक्ट्रॉन का यूज करके रिड्यूस होता है। Hg2 प्लस है यहाँ पे, Hg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, Hg लिक्विड बन जाता है। ओके, प्लस देखो Hg 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, Hg लिक्विड बन गया, Hg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Hg। अब यहाँ पे क्या बच गया, एक ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, बेसिकली 2 OH माइनस। ओके, तो ये याद रखने का तरीका है, नहीं तो बहुत सारे और यहाँ पे कहानी हो रही है, इलेक्ट्रॉन कर जा रही है। याद रखने का सिंपल तरीका देखो, Hg प्लस है, 2 प्लस है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, Hg बन जाएगी लिक्विड, 2 ऑक्सीजन बच गया और 2 हाइड्रोजन बच गया, तो 2 OH माइनस। यदि ओवरऑल रिएक्शन लिखते हो आप तो 2 OH माइनस 2 OH माइनस देंगे, वाटर गया, 2 इलेक्ट्रॉन गया। तो बेसिकली इस रिएक्शन में क्या होता है, जो ओवरऑल रिएक्शन है, जिंक Hg प्लस HgO गिव्स
ZnO प्लस Hg, ये ध्यान देना, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आप देख सकते हो Hg की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी यहाँ पे +2 और यहाँ हो गई 0, तो +2 से जब 0 जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है घट रही है तो ये रिडक्शन होगा। ओके, ये ध्यान देना है, तो कैथोड पे रिडक्शन होगी। तो ओवरऑल इक्वेशन 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना, दिमाग में रह जाएगी और याद रखने का तरीका है उस हिसाब से आप दिमाग में रखें, ठीक है ना। और कॉन्सेप्ट वाइज रखना, देखो Zn यहाँ पे क्या है, न्यूट्रल है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तब ना 2+ बनेगा, यहाँ पे कंबाइन करेगा तब Zn 2 इलेक्ट्रॉन निकाला और बाकी H2 और एक ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया था तो H2, इस तरह से आप दिमाग में रख सकते हो। तो आई सपोज ये आइडिया क्लियर है, कुछ समझने में दिक्कत है तो पूछ लो बेटा, एनी प्रॉब्लम। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट चीज, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में गिव्स अ कांस्टेंट आउटपुट ऑफ 1.35 वोल्ट। देखो मरकरी सेल की ये कहानी है कि ये अपने लाइफ में जब तक ये काम करता है तब तक ये कांस्टेंट आउटपुट देगा, इसकी वोल्टेज में कोई वेरिएंस नहीं आती है, इसलिए ये इतना सक्सेसफुल है। इसमें कोई आपकी वेरिएंस नहीं होती है आउटपुट में, एकदम 1.35 वोल्ट का आउटपुट वो देगा जब तक वो काम करे। ओके, आई सपोज आइडिया क्लियर होनी चाहिए, कोई चीज पूछना है तो पूछ लो इसमें, वरना और कोई काम की चीज नहीं है इसमें, बस ये इक्वेशन आपको याद रखना है। कोई प्रॉब्लम किसी को इसमें? नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी सेल हम लोगों ने दोनों देख लिया, ड्राई सेल और मरकरी सेल। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेकेंडरी बैटरी। ये इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। सेकेंडरी बैटरी या हम लोग यहाँ पे जो पढ़ेंगे पहले लेड स्टोरेज बैटरी। ओके, सेकेंडरी बैटरी आप सभी को मालूम है, सेकेंडरी बैटरी एक ऐसी बैटरी है जिसको आप रिचार्ज कर सकते हो। ओके, एग्जांपल के तौर पे लेड स्टोरेज बैटरी हम लोग आज देखने वाले हैं। तो इसको देखने से पहले इसका इमेज देख लो, क्योंकि इसका इमेज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, और ध्यान से इसको देखिएगा, समझने वाली चीज है। देखो बेटा, इसमें समझने की कोशिश करना थोड़ा ध्यान से। ये जो ब्लू वाली पोर्शन आपको नजर आ रहा है, दिस वन ब्लू वन, ठीक है ना, ये जो ब्लू नजर आ रही है, तो ये ब्लू वाली जो पोर्शन है वो एनोड है, ठीक है ना, दैट इज एनोड। और एनोड आप देख रहे होगे, एक एनोड है, ठीक है ना, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे एनोड लगे हुए हैं। और ऑरेंज कलर जो आपको बीच में नजर आ रही होगी, ये वाली ऑरेंज कलर, ये जो ऑरेंज कलर है वो वाली है कैथोड। तो देखो एनोड के बाद में कैथोड, ब्लू के बाद ऑरेंज, फिर ब्लू, फिर ऑरेंज, फिर ब्लू, फिर ऑरेंज, ब्लू, ऑरेंज, ब्लू, इस तरह क्या है, नंबर ऑफ सेल्स को सीरीज में लगाया। ओके, जो सेकेंडरी बैटरी होती है, हम हाइयर वोल्टेज पाने के लिए सीरीज में नंबर ऑफ सेल्स लगा देते हैं। और जो एनोड होती है, बेसिकली एनोड होती है आपकी लेड, स्पॉन्जी लेड होती है, और जो कैथोड होती है दैट इज PbO2। और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं। तो आई सपोज आप लोगों को देख के आइडिया थोड़ी क्लियर हो गई होगी कि कैसी रहती है ये। हम लोग क्या करते हैं, सीरीज में लगा देते हैं नंबर ऑफ सेल्स को, ताकि हाइयर आउटपुट मिले। एंड एनोड इज लेड और कैथोड रहती है PbO2 एंड इलेक्ट्रोलाइट इज सल्फ्यूरिक एसिड जो बीच में डाली हुई है। ओके,
अब देखिए नेक्स्ट, अब हम लोग स्टोरेज बैटरी जो रहती है, आप लोग को तो देख के थोड़ा सा समझ आ ही गया होगा कि एनोड रहती है स्पॉन्जी लेड। ओके, स्पॉन्जी लेड रहती है सॉलिड, पीबी सॉलिड। आपकी कैथोड रहेगी PbO2 सॉलिड, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइट जो रहता है that is 38% सल्फ्यूरिक एसिड, 38% सल्फ्यूरिक एसिड होती है यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट। ओके, अब इंपॉर्टेंट चीज इसमें, यदि मानो मैं और 12 वोल्ट बैटरी, एक 12 वोल्ट का बैटरी लगाना चाहता हूं, ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 6 सेल्स, ये जो पीबी और PbO2 है, ऐसे 6 सेल्स को सीरीज में लगाना पड़ेगा। 6 cells are connected in series। तो मुझे कोई बताओगे कि हर एक सेल से कितना आउटपुट मिल रहा है? हर एक सेल से कितना आउटपुट मिल रहा है, कोई बता सकता है मुझे? 6 सेल हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो हमें 12 वोल्ट की एक बैटरी मिल रही है, तो हर एक सेल से कितना मिल रहा होगा? हाफ 2 मिल रहा होगा, है ना। 6 cells, 6 into 2, तो रफली क्या है, हर एक सेल से हमें मिल रहा है, each cell gives 2 वोल्ट आउटपुट। रफली हर एक सेल से रफली हमें 2 वोल्ट की आउटपुट मिल रही है। देखो, हम और ज्यादा का भी बना सकते हैं, मानो हम 12 वोल्ट का ही बैटरी, 12 वोल्ट का बैटरी बना रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हर एक सेल जो रहती है इस तरह की, वो 2 वोल्ट देती है, तो 6 सेल लगाओगे तो 12 वोल्ट आपको मिल जाएगी। आपको और बढ़ाना है तो और नंबर ऑफ सेल्स बढ़ा दो, ओके, सीरीज में और लगा दो। नेक्स्ट टाइम the H2SO4, okay, the H2SO4 is consumed and diluted while discharging। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इलेक्ट्रोलाइट जो रहती है जब डिस्चार्ज होता है तो कंज्यूम होती है इलेक्ट्रोलाइट और डाइल्यूट भी होती है। ओके, इलेक्ट्रोलाइट खत्म होते जाता है और वो डाइल्यूट भी होता है। The H2SO4 is regenerated, फिर से जनरेट भी होता है। H2SO4 is regenerated while charging। जब आप चार्ज करते हो तो हम फिर से H2SO4 को रीजनरेट कर देते हैं। तो ये कैसे होता है हम लोग देखेंगे। हम लोग एनोड का कहानी सबसे पहले देखो, एनोड पे है लेड, ठीक है ना, एनोड पे पड़ी हुई है लेड, और लेड क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट से SO4 2- लेता है, तो लेड SO4 2- के साथ कंबाइन करती है और बनता है PbSO4 प्लस। कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कोई मुझे बता सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। Pb2 प्लस P ना कंबाइन करेगा SO4 2- के साथ, जब Pb2 प्लस बनेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे। ओके, तो एनोड पे रिएक्शन होता है, ये जो लेड है SO4 2- इलेक्ट्रोलाइट्स का साथ कंबाइन होता है और PbSO4 और 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। और कैथोड पे यदि आप रिएक्शन देखोगे तो कैथोड पे पड़ी हुई है PbO2। PbO2 क्या करता है, 4H प्लस एसिड से लेता है। कहां से लेता है? 4H प्लस एसिड से लेता है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये वाला लेता है और SO4 2-
और कंबाइन करके बनता है, देखो इसको याद रखने का तरीका है कैसे रखोगे, फिर लेड इसके साथ कंबाइन किया, PbSO4 बनी, ठीक है ना, PbSO4 और 4H प्लस, यहाँ से देखो 4H प्लस, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इधर से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, 4H प्लस जब 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 4H2 बनता है, तो आई कैन राइट लाइक दिस 2H2 और यहाँ से ऑक्सीजन 2 गेन कर लेता है तो 2H2O, देखो 4H को मैंने लिखा 2H2 और ये 2 ऑक्सीजन है, ये 2 ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन, ठीक है ना। ये सब दिमाग में रखना पड़ता है थोड़ा, रिएक्शंस को, सारे रिएक्शंस को रट लेना पॉसिबल नहीं है, तो थोड़ा ट्रिक लगा के आपको दिमाग में रखना है। ओके, यू शुड नो क्या हो रहा है, PbSO4 4H प्लस 2H2, ठीक है ना, आई कैन राइट 2 2 4 और ये ऑक्सीजन 2 है तो 2 ऑक्सीजन, तो 2 वाटर, ठीक है ना, तो ये दिमाग में रहनी चाहिए। अब मैं ओवरऑल रिएक्शन लिखता हूं, तो ओवरऑल रिएक्शन जो लिखूंगा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा समझने का है। यहाँ पे क्या होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन तो चला जाए, तो लिखिए Pb प्लस PbO2 प्लस 4H प्लस और 2 सल्फेट आयन मिलके हम लिख सकते हैं 2H2SO। 4H प्लस को मैंने 2H2 लिखा और SO4 2 है, तो SO4 2 माइनस 2, 2H2SO, 4H प्लस और 2SO4 2 माइनस को मिला के 2H2SO4 लिख सकता हूं। तो आपकी बनी PbSO4 के कितने मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स PbSO4 के प्लस 2 वाटर। अब आपको एक चीज यहाँ पे देखना है कि H2SO4 क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है रिएक्शन के दौरान, H2SO4 इज कंज्यूम हो रही है, कंज्यूम एंड डाइल्यूटेड, हाँ डाइल्यूट भी हो रहा है, वाटर भी तो बन रही है, डाइल्यूट भी हो रहा है, व्हाइल डिस्चार्जिंग, जब ये डिस्चार्ज हो रहा है और हमें करंट मिल रही है तो H2SO4 कंज्यूम हो रहा है और डाइल्यूट भी हो रहा है क्योंकि वाटर बनते जा रही है। अब देखिए ये जो नेक्स्ट वाला चीज कैसे होता है, रिचार्जिंग वाला पार्ट कैसे होता है उसको हम PbSO4, ये PbSO4 का एक अनोखा क्वालिटी है कि ये स्टिक हो जाती है इलेक्ट्रोड के साथ, ये इलेक्ट्रोड है तो इलेक्ट्रॉन के साथ चिपक जाएगा PbSO4, तो स्टिक्स टू इलेक्ट्रोड एंड रिएक्शन कैन बी रिवर्स्ड and reaction can be reversed by passing current. सर आपका माइक ऑफ हो गया। Current in opposite direction. Okay. देखो ध्यान से, PbSO4 इलेक्ट्रोड के साथ चिपक गया, इलेक्ट्रोड के साथ चिपक गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, करंट पास करते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन। अब हम लोग करंट पास करते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रोड के थ्रू, तो होता क्या है, PbSO4 जो इलेक्ट्रोड से चिपकी हुई है, 2 PbSO4 है, 2 वाटर भी है, और आप यदि करंट पास करते हो तो ये बनता है बेसिकली Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO। देखो ये वाला होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में जब करंट पास करते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में जब करंट पास करते हैं PbSO4 के थ्रू, तो PbSO4 दो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है ही, इसके थ्रू कंबाइन करके बनती है Pb, ओके, फिर PbO2 PbO2 और 2H2SO4, तो यही तो मेरा इनिशियल चीज था, Pb एनोड थी, PbO2 कैथोड था, H2SO4 भी आ गया, सब चीज तो फिर से आ गया, रिचार्ज हो गई मेरी कहानी सेट, फिर से डिस्चार्ज करेंगे, फिर रिचार्ज करेंगे, डिस्चार्ज करते रहेंगे, हमारा काम चलते रहेगा। आई सपोज फंडा आपको समझ आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत?
ओके आगे बढ़ू, कुछ नोट करना है तो नोट कर लो जल्दी। अब इससे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा, इसकी हर एक सेल कितनी की आउटपुट दे रही है? हर एक सेल कितनी की आउटपुट दे रही है बेटा, कोई बता सकते हो? 2 वोल्ट। 2 वोल्ट। और यदि हम लोग 50 ऐसे सेल्स को कनेक्ट कर देंगे सीरीज में तो कितनी मिलेगी आउटपुट? 100 वोल्ट। 100 मिलेगी, सिंपल सी बात। और इसमें इंपॉर्टेंट ये वाला रिएक्शन रखना है क्योंकि एनसीईआरटी ने इसे मेंशन नहीं किया है, उसने डायरेक्ट लिखा है। ओके ये वाला रिएक्शन आपको दिमाग में रखना है और बाकी एनोड कैथोड पे और ओवरऑल रिएक्शन आपको दिमाग में। ओके चलिए, तो ये तो कहानी हो गई सेकेंडरी बैटरी। लेट्स स्टोरेज बैटरी। सेकेंडरी बैटरी में हमें और एक देखना है, दैट इज निकल कैडमियम बैटरी। ठीक है ना, या निकल कैडमियम सेल भी इट्स निकल कैडमियम सेल। तो इसको हम लोग को कोई डेप्थ में नहीं देखना, इसको हमें डेप्थ में नहीं देखना है, बहुत सिंपल इसके इक्वेशंस पढ़ने हैं क्योंकि थोड़ी इसकी प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है। जस्ट इसके इक्वेशन आपको जाननी है और कुछ। एक्सपेंसिव है, निकल कैडमियम सेल्स जो है ना वो काफी एक्सपेंसिव सेल्स होते हैं, ठीक है ना। ओके वो कॉम्पैक्ट रहती है, ओके दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव। कॉम्पैक्ट मतलब उसकी पैकिंग काफी अच्छी रहती है, लीकेज का कोई चांस ही नहीं रहता है इसमें। ओके एंड लाइट वेट रहती है। ओके और आउटपुट जो मिलता है इसमें दैट इज 1.2 वोल्ट का आउटपुट मिलता है इसमें। मैक्सिमम आउटपुट 1.3 वोल्ट तक जाती है, बट जो एवरेज आउटपुट है इट्स 1.2 वोल्ट। जस्ट इसके बारे में आपको रिएक्शन जानना है, आपके स्कूल एग्जामिनेशन से लेके आपके मेंस या एडवांस सबके सिलेबस में इतना ही है और उससे ज्यादा कुछ नहीं है। इक्वेशन जान लो ओवरऑल से, कैडमियम है और निकल 3 हाइड्रोक्साइड, ओके वो बनती है कैडमियम ऑक्साइड प्लस निकल हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर। ओके अब आपको इसमें सिर्फ इतना पहचानना है कि एनोड कौन होगा और कैथोड कौन होगा, मतलब ऑक्सीडाइज कौन हो रही है, रिड्यूस कौन हो रही है। यहाँ पे यदि कैडमियम का स्टेट देखोगे तो यहाँ पे +2 है, ठीक है ना, यहाँ पे इसकी +3 है और यहाँ पे +2 है। तो कैडमियम के साथ क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। कैडमियम के साथ ऑक्सीडेशन हो रही है और निकल के साथ रिडक्शन। ओके आपको इसके बारे में इतना ही जानना है और कुछ नहीं पढ़ना है। ओके तो इसको जल्दी से नोट कर दो, फिर वी विल सी द फ्यूल सेल। एक नेक्स्ट टाइप का सेल हम लोग देखेंगे, दैट इज द फ्यूल सेल। अब फ्यूल सेल होती क्या है देखिएगा ध्यान से। A galvanic cell designed to convert the energy of combustion of hydrogen
कॉमा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कॉमा मीथेन कॉमा मिथेनॉल, ऑक्सीजन भी कर सकते हो, मिथेनॉल एक्सेट्रा, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखना है ध्यान से, हम लोग क्या करते हैं, एक गैल्वेनिक सेल डिजाइन करते हैं जहां पे हम लोग हाइड्रोजन के कंबशन से जो एनर्जी निकलती है या मीथेन के कंबशन से जो एनर्जी निकलती है या मिथेनॉल के कंबशन से जो एनर्जी निकलती है उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में डायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम लोग डायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो सेटअप मैं बना दे रहा हूँ थोड़ा इसका, तो सेटअप कुछ इस प्रकार रहता है इसका। देखो ये जो आपको जो शेडेड वाले चीज नजर आ रही है वो दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, कैथोड एनोड कैथोड। अब यहाँ पे हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड बनते हैं, यानी कंसंट्रेटेड NaOH, कंसंट्रेटेड NaOH आप ले सकते हो यहाँ, ठीक है। आप इसके थ्रू इधर से हम लोग हाइड्रोजन डालते हैं और उधर से हम लोग ऑक्सीजन डालते हैं। ओके, इधर से हाइड्रोजन डालते हैं, इधर से ऑक्सीजन डालते हैं, एंड दिस इलेक्ट्रोड जो होती है ना वो पोरस इलेक्ट्रोड होती है। पोरस का मतलब क्या है, उसके थ्रू गैसेस निकल सकते हैं, अंडरस्टूड। ये होती है सेटअप। अब ये जो है टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल ही है जहां पे हम लोग केमिकल्स के मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, बट इट्स अ बेटर वैरायटी ऑफ गैल्वेनिक सेल। क्यों? क्योंकि गैल्वेनिक सेल में जो केमिकल्स होती है वो तो एक बार खत्म हो जाती है, बट इसमें क्या होता है, यदि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंटिन्यूअस सप्लाई करते रहे तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूअस बनते रहेगा। तो ये दिमाग में रखना है, बेटर गैल्वेनिक वैरायटी because fuels can be regularly supplied. फ्यूल्स की रेगुलर सप्लाई होगी, और कैसे काम करता है वो तो हम लोग बाद में देखेंगे। फ्यूल्स की रेगुलर सप्लाई होती रहेगी और काम करते रहेगा ये चीज, और हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती रहेगी। ओके, अब चलो देखते हैं ये काम कैसे करता है। एनोड पे ओके, ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इसके थ्रू डिफ्यूज करता है, अंदर जाता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन इसके थ्रू डिफ्यूज करके अंदर जाता है, तो H2 प्लस 2 OH माइनस, 2 OH माइनस को यहाँ पे NaOH से गेन करता है और बन जाता है, देखो याद रखने का तरीका कैसे, H2 और H2, तो चार हो गए, H2 4, तो 2 H2 और 2 ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर, ठीक है। तो H2 प्लस 2 OH माइनस NaOH से देता है और H2 और 2 इलेक्ट्रॉन आपकी बाहर है। अब क्या होता है, ऑक्सीजन जो है हम लोग इधर से लिए हैं तो ऑक्सीजन इधर से डिफ्यूज करता है। ओके, तो ऑक्सीजन जब डिफ्यूज करता है उधर से, तो ऑक्सीजन ये 2 वाटर मॉलिक्यूल को गेन करता है और 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। बेसिकली इट टेक्स 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो 4 इलेक्ट्रॉन लेती है तो इनटू 4 कर लो आप, ओके, इनटू 4 क्या करोगे, इनटू 2 करोगे, इनटू 2 करोगे तो 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। तो यहां से आपको मिलता है, देखो 4 4 H है और 2 और 2 4 ऑक्सीजन है, तो बेसिकली यू गेट 4 OH माइनस, 4 OH माइनस मिलता है।
ठीक है। ओवरऑल इक्वेशन लिख लो, 4 इलेक्ट्रॉन गया, 2 OH माइनस, नहीं 4 OH माइनस, 4 OH माइनस, 4 OH माइनस गया, तो रिएक्शन बेसिकली क्या हो रही है, 2H2 प्लस 8 O2 गिव्स 4 H2 है, 2 और 2, 4 H2 रिएक्ट प्रोडक्ट में है और इधर 2 H2 रिएक्टेंट में है, तो 4 2 to the 4 4 minus 2 2, तो प्रोडक्ट बन रहा है 2H2O। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन करता है तो वाटर बनता है, तो उसमें हमें जो एनर्जी मिलती है उसका हम लोग प्रयोग करते हैं फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और द आउटपुट इज, आप लिख सकते हो आउटपुट इसका जो है is 1.22 volt. Output is 1.22 volt. And this ये जो equation है H2O2 cell, okay? This is hydrogen oxygen fuel cell. ये जो एग्जांपल मैंने दिखाया आप लोगों को, this is hydrogen oxygen fuel cell. ओके, जहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, रिएक्शन करवा रहे हैं, और रिएक्शन जो हो रही है उसमें वाटर तो बन ही रही है एज अ बाई प्रोडक्ट, और बनने के दौरान हमें आउटपुट 1.22 वोल्ट का मिलता है यदि हम लोग ये प्लस माइनस कनेक्ट कर दें। ओके, तो ये तो हो गई फ्यूल सेल। इट्स अ बेटर वैरायटी ऑफ अ गैल्वेनिक सेल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग फ्यूल कंटीन्यूअसली सप्लाई कर सकते हैं, और गैल्वेनिक सेल जो होती है वो तो खत्म हो जाती है, एक बार जो चीज है वो खत्म हो गया तो रीयूजेबल नहीं, और ये कंटीन्यूअस यूज किया जा सकता है। तो ये दिमाग में रखनी है सिंपल वाली फ्यूल सेल। सर बैटरी में एनोड कौन होगा? क्या बोल रहे बेटा? सर बैटरी में एनोड कौन होगा? बेटा देखो, प्लस है माइनस है, ओके, तो यस सर। आपको यहाँ पे चेक करना है H2 यहाँ पे क्या हो रहा है, H2 के साथ एनोड हो रहा है, एनोड पे ऑक्सीडेशन है ना, समझ गए ना, इलेक्ट्रॉन लूज हो रही है और इलेक्ट्रॉन गेन हो रही है। तो लास्ट पार्ट हम लोग आते हैं, दैट इज इस चैप्टर का लास्ट जो पार्ट है दैट इज कोरोजन, उसको हम लोग समझते हैं जल्दी से करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोड किसी भी मटेरियल की बनी हो सकती है। इट्स अ पोरस मटेरियल लेना है, तो जो भी इलेक्ट्रोड लेंगे दैट शुड बी अ पोरस मटेरियल, ठीक है ना, क्योंकि उसके थ्रू गैसेस को डिफ्यूज करवाना है, ठीक है। बस फिलहाल अभी दिमाग में रखना था इलेक्ट्रोड शुड बी पोरस, ओके। अब आइए हम लोग देखते हैं लास्ट पार्ट दैट इज कोरोजन। कोरोजन क्या होता है ये सबको मालूम होगा। The slow eating up of metals in presence of atmospheric gases। देखो मेटल्स जो है वो आस्ते आस्ते एटमॉस्फेरिक गैसेस के अटैक में आके, मेटल्स एटमॉस्फेरिक गैसेस के अटैक में आके आस्ते आस्ते बर्बाद होती है। दैट प्रोसेस जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा है, दैट इज आयरन की रस्टिंग होती है। तो आयरन की जो रस्टिंग होती है वहां पे रस्ट बनता है एंड दैट इज Fe2O3 डॉट XH2O, आपको मालूम होगा दिस इज रस्ट, ओके।
आपने टार्निशिंग ऑफ सिल्वर भी देखा कि सिल्वर पे एक काला रंग का परत चढ़ जाता है। यस सर, HG टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, तो सिल्वर जब टार्निश होती है तो कौन सा मटेरियल बनता है, कोई बता सकता है क्या? बताओ। AGS बनता है सर। Ag2S बनता है। हाँ, Ag2S, तो Ag2S जो है उसका नाम क्या है, बता सकता है कोई? बताओ तो केमिकल नेम। औरस सल्फाइड। औरस, और गोल्ड का अरे गोल्ड है, सिल्वर है। ए से क्या होता है? इट्स अर्जेंटस की अर्जेंटिक। अर्जेंटिक है सर। अर्जेंटस Ag3 10 होगा बेटा। Ag का वैलेंसी 1 हो गया और सल्फर की वैलेंसी 2 हो गई, सल्फाइड Ag2S। तो सिल्वर की वैलेंसी जब 1 होती है तो वी कॉल इट एज अर्जेंटस, ठीक है ना, ये अर्जेंटस सल्फाइड है, ये ध्यान देना। तो आयरन की जो रस्टिंग होती है तो उस दौरान रस्ट बनता है Fe2O3 डॉट XH2, जिसको रस्ट बोलते हैं। टार्निशिंग ऑफ सिल्वर होता है बिकॉज ऑफ Ag2S। कौन सी गैस किससे कंबाइन करता है सिल्वर, बताओ तो यहाँ पे? H2S से कंबाइन करता है सर। H2S से कंबाइन करता है। और ग्रीन कोटिंग कॉपर ऑन कॉपर, कॉपर में आप लोग देखोगे एक ग्रीन कलर की कोटिंग चढ़ जाती है एंड इट्स बेसिकली बिकॉज ऑफ CuCO3 dot CuOH whole twice. This is called basic कॉपर कार्बोनेट, इसको हम लोग बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तो बेसिक कॉपर कार्बोनेट इज व्हाट? कॉपर कार्बोनेट डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड, जिसके कारण एक ग्रीन कलर का कोटिंग चढ़ जाता है मेटल। तो कोरोजन क्या होता है? आस्ते आस्ते मेटल जो बर्बाद होती है एटमॉस्फेरिक गैसेस के प्रेजेंस में। ओके, तो ये तो आप लोगों को तीनों मालूम चल रही है, सिंपल वाले जो दिमाग में रखने हैं। अब देखो कोरोजन क्या है, इतना सिंपल चीज नहीं है एक्चुअली। कोरोजन को समझना इट्स क्वाइट अ कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री, बट हम लोग कोरोजन को समझने का कोशिश करेंगे इन टर्म्स ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। वेरी सिंपल में हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं एग्जांपल लेता हूं आपके सामने आपको समझाने के लिए। इट्स रस्टिंग ऑफ आयरन से मैं आपको समझाता हूं, ठीक है? चलिए, रस्टिंग ऑफ आयरन। देखो अब देखिएगा क्या होता है यहाँ पे, ध्यान से समझना। समझ लो एक पल के लिए कि मेरे पास एक ये लोहा का टुकड़ा है, मेरे पास ये एक लोहा का टुकड़ा है और इसके ऊपर में एक ये पानी की लेयर पड़ी हुई है, दिस वन इज वाटर। ओके, ये समझ लो वाटर। और रस्टिंग ऑफ आयरन समझाने से पहले आपको मैं एक बात बता देता हूं। देखो, रस्टिंग ऑफ आयरन एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है और जहां इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होगा वहां पे इलेक्ट्रोड्स तो होंगे ही, एनोड होगी, कैथोड। अब यहाँ पे एक लोहे के टुकड़े में मैं एनोड किसको पकड़ूं और कैथोड किसको पकड़ूं? एक पल के लिए आप एज्यूम कर लो कि लोहा का जो पार्ट वाटर के कांटेक्ट में है, लोहा का जो पार्ट वाटर के कांटेक्ट में है एनोड हो जाएगा, ठीक है ना, उसको आप एज्यूम कर लो एनोड। तो एनोड आप मान लो आयरन इन कांटेक्ट विद वाटर। एक पल के लिए जस्ट मान लो कि लोहा का जो पार्ट पानी के कांटेक्ट में है वो एनोड है और कैथोड में मानता हूं ये जस्ट बगल वाला पार्ट, ये जस्ट बगल वाला पार्ट जो एयर के कांटेक्ट, कैथोड आयरन इन कांटेक्ट विद एयर, ठीक है? जो जस्ट बगल वाला पोर्शन एयर के कांटेक्ट में है उसको मैं कैथोड मानूं।
ओके, एक पल के लिए मान लो। अब देखो एनोड पे जो बेसिक रिएक्शन होती है वो क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, सबको मालूम है। तो यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन होगा, तो आयरन का जब ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, Fe जो है सॉलिड वो बनेगा Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, ठीक है। तो यहां से Fe2 प्लस निकलते जाएगा और ये जगह में गड्ढा जैसा होते जाएगा, Fe2 प्लस निकलते जाएगा यहाँ पे और एक गड्ढा जैसा बनते जाएगा। तो बेसिकली क्या है, अब मान लो कि यहाँ से Fe2 प्लस निकल रही है, जो अपवर्ड एरो दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे Fe2 प्लस निकल रही है। अपवर्ड एरो का मतलब है, समझ लो कि Fe2 प्लस ऊपर आ रही है, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन भी निकल रहा है। तो 2 इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है वो मेटल के इस पोर्शन से मेटल में आगे ट्रेवल कर सकता है कि नहीं, जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो मेटल में तो ट्रेवल कर सकता है। और आयन है, आयन तो पक्का वाली बात है कि आयन मूव करता है कहां, जहां पे कोई इलेक्ट्रोलाइट है। तो सपोज करो ये जो पानी पड़ी हुई है ये एक इलेक्ट्रोलाइट की तरफ बिहेव कर रहा है, तो आयन तो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट में, इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रोलाइट में नहीं जाएगा। मैंने आपको समझाया था पहले ही, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एंटर इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मेटल के थ्रू ही मूव करती है आगे, और ये जो आयन है वो पानी के थ्रू आगे मूव कर रही है, ठीक है ना, ये पानी में डाल के आगे मूव कर रही है और Fe2 प्लस यहां से निकल जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप एक पल के लिए समझ लो कि मूव्स थ्रू वाटर, ये जो Fe2 प्लस यहां से निकल रहा है वो वाटर के थ्रू मूव कर रही है। ओके, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। अब इलेक्ट्रॉन निकला है तो कोई ना कोई वो इलेक्ट्रॉन को गेन भी करेगा। तो आयरन यहाँ पे ऑक्सीजन के कांटेक्ट में है, जिसको मैंने कैथोड माना है, तो वहां पे मानो ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है, ओके, वो 2 इलेक्ट्रॉन की जगह मैं मानता हूं कि वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, मैं इसको इंटू 2 कर सकता हूं। ओके, तो 4 इलेक्ट्रॉन आगे यहाँ पे, आराम से समझना, समझ जाओ, 4 इलेक्ट्रॉन आया और मैं एज्यूम करता हूं कि 4H प्लस हमें मिली। तो 4H प्लस आप बोलोगे सर कहां से मिली, तो आई कैन से देखो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इस वाटर के साथ कांटेक्ट में आया होगा और कार्बोनिक एसिड बनी, और जो कार्बोनिक एसिड बनता है एक वीक एसिड है, तो उससे हमें H प्लस मिल सकता है। तो ये जो ऑक्सीजन है ये 4 इलेक्ट्रॉन यहां से गेन किया और 4H प्लस सपोज करो एक वीक एसिड से गेन किया, जो कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व करने से यहां पे बनी। अंडरस्टूड? तो O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4H प्लस क्या बनता है, जल्दी को प्रोडक्ट बताओ मुझे, वाटर बनता है। यानी मैंने बताया था O2 जब 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और 4H प्लस गेन करेगा तो बनेगा वाटर, वो भी 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है। अब मैं यदि ओवरऑल इक्वेशन लिखूं, ओवरऑल इक्वेशन देख लो ध्यान से, ये 4 इलेक्ट्रॉन और ये 4 इलेक्ट्रॉन गया, ठीक है ना, तो ओवरऑल रिएक्शन हो रही है 2Fe 2Fe प्लस ऑक्सीजन प्लस 4H प्लस gives Fe2 प्लस 2 वाटर। ओके, समझ जाओ आराम से, ये 2Fe2 प्लस हो जाएगी, ठीक है ना, 2Fe ऑक्सीजन एक 4H प्लस 2Fe2 प्लस और 2 वाटर। तो ये आपका प्रोडक्ट बना ओवरऑल रिएक्शन। अब यहां पे क्या होता है ये ध्यान देना, Fe2 प्लस जो है, Fe2 प्लस के साथ क्या होता है, Fe2 प्लस इज फर्दर ऑक्सीडाइज्ड टू 2Fe2 प्लस, 2Fe2 प्लस 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 2Fe2
Fe3+। ये जो Fe2+ है वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है Fe3+। कैसे ऑक्सीडाइज होता है वो ध्यान देखो, ये इक्वेशन में यहां बता रहा हूं आप लोगों को। Fe2+ है, ठीक है ना, दो मॉलिक्यूल, दो आयन है Fe2+ की, दो वाटर है, देखो आगे Fe2+ ये मूव कर रहा है पानी के थ्रू, ये पानी के थ्रू आगे मूव कर रहा है, ठीक है ना, और यहाँ पे वाटर तो है ही, थोड़ा बगल का बात कर रहा हूँ, वाटर तो है ही, तो Fe2+ थोड़ा बगल में जाके वाटर गेन करता है और इस जगह एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की होगी, तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को भी ये Fe2+ गेन करता है। तो Fe2+ जहां पे पानी पड़ा हुआ है उसके थ्रू ट्रेवल करती है आगे कैथोड की तरफ, और वहां पे वो वाटर तो प्रेजेंट है ही, वाटर को भी गेन करता है, साथ में हवा से ऑक्सीजन को भी, ओके, और साथ में हवा से ऑक्सीजन जब वो गेन करता है तो प्रोडक्ट बन जाती है Fe2O3 प्लस 4H+, यदि मैं यहाँ पे हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ओके, आप बैलेंसिंग चेक कर सकते हो, देखो 2 Fe 2 Fe, ऑक्सीजन 2 और 2 2 कटा तो एक 3, तो यहाँ पे आ गई 3 Fe2O3 प्लस 4H+, ये जो 4H+, अंडरस्टूड। तो यही जो Fe2O3 है कुछ वाटर मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाती है और रस्ट के फॉर्म में बाहर, Fe2O3 attaches with water and comes out as rust Fe2O3.H। और एक चीज इंपॉर्टेंट दिमाग में रखना है कि ये जो H+ बनती है इस रिएक्शन में, ये जो H+ बनती है रिएक्शन में, वो H+ जरूरत होता है ऑक्सीजन को रिडक्शन के लिए, तो ये हेल्प करती है इन फर्दर कोरोजन, ये वाला हेल्प्स इन कोरोजन, ठीक है ना। आप लोगों ने जूनियर क्लास में बहुत सिंपल में रस्टिंग पढ़ा होगा, तो अभी दिमाग में आ रहा होगा कि सर इतना काहे ज्यादा बता रहे हैं बेटा, क्योंकि कोरोजन की प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स है, आप लोग समझने की कोशिश करो। और एक चीज ध्यान देना है कि जहां पे Fe2+ निकला, जंग वहीं नहीं बनती है, जंग थोड़ा दूर बनता है जाके, यहाँ पे बनेगा सर, जंग थोड़ा दूर में क्यों बनता है, कोई मुझे बता सकता है? क्योंकि Fe2+ तो उस गड्ढे से निकल के आगे बढ़ा और वाटर और ऑक्सीजन से तो जाके कैथोड के पास कंबाइन किया ना, तो डेपोजिशन तो कैथोड के पास हो, तो वहां पे जाके जंग बनता है। ये दिमाग में हमेशा रखना, जो जंग लगता है वो जगह पे नहीं लगेगा जहां से Fe2+ निकल रही है। Fe2+ ट्रेवल करता है पानी के थ्रू थोड़ा आगे और फिर वाटर और ऑक्सीजन को कैथोड वाले पार्ट पे गेन करता है और वहां पे रस्ट डिपॉजिट, ये रस्ट थोड़ा दूर में लगेगा, ठीक है ना, वहां पे डिपॉजिट हो जाता है। आप पूछना चाहते हो कुछ कोई? चलिए देखो, इस प्रोसेस को मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से देख लो। रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या है, एनोड को मैं मान लिया हूं आयरन जिस जगह में कांटेक्ट में है पानी के साथ, कैथोड को मैं मान लिया हूं हवा, आयरन ऑक्सीडाइज हो रही है Fe2+ के फॉर्म में, Fe2+ वाटर के थ्रू आगे मूव कर रहा है, और जब Fe2+ आगे मूव कर रहा है वाटर के थ्रू, तो वो क्या कर रहा है, वाटर के साथ और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर Fe2O3 और 4H+ बन रहा है। Fe2O3 ही क्या होता है, वो और वाटर मॉलिक्यूल के साथ अटैच होकर रस्ट के फॉर्म में बाहर निकल जाती है। तो बेसिकली होता क्या है, आयरन इलेक्ट्रॉन लूज करती है, ऑक्सीडाइज होती है, और वही इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन गेन करके खुद क्या होता है, रिड्यूस होता है। तो आयरन से कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉन निकलते रहती है और ऑक्सीजन जो है वो कंटिन्यूअस रिड्यूस होते रहता है, और इस तरह आयरन में जंग लगती रहती है। और ये दिमाग में रखना है कि जंग वहीं पे नहीं लगेगा जहां से Fe2+ निकल रहा है, वो थोड़ा दूर जाके निकले लगेगा। क्यों? क्योंकि वो Fe2+ दूर में ऑक्सीजन जहां पे है कैथोड वाली पोर्शन पे, वहां पे ऑक्सीजन गेन करके Fe2O3 बनता है, ठीक है ना। तो ये दिमाग में रखनी है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी काल पूछा, सैलाइन वाटर में जंग ज्यादा लगता है, व्हाई?
in saline water? Why in saline water corrosion is faster? देखो मैं ये छोटा सा होमवर्क आपको दूंगा कि सैलाइन वाटर में कोरोजन क्यों फास्टर है, ये आप दिमाग लगाना। थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं मैं। देखो ये वाटर तो एज ए इलेक्ट्रोलाइट काम कर रहा है ना, ये एनोड वाला पोर्शन जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये कैथोड वाला कंडक्टेंस बढ़ पोर्शन जाएगा सर जब सलाइन रहेगा तब। हम बता दे रहे बेटा, देखो मैं एक हिंट दे रहा हूं, समझ लो। ये एनोड वाला पोर्शन जहां से Fe2+ निकलेगा, और इलेक्ट्रोलाइट यदि सैलाइन रहेगा तो कंडक्टिविटी क्या रहेगी, अच्छी रहेगी ना, कंडक्टेंस। सैलाइन वाटर में ज्यादा आयंस है तो कंडक्टेंस अच्छा रहेगा, तो आयंस जो है वो तेजी से मूव करेगी, और तेजी से जब आयंस मूव करेगा तो प्रोसेस भी फास्ट हो जाएगी। तो आई सपोज आप इस आंसर को लिख सकते। एनोड है वो पोर्शन जहां से Fe2+ निकल रहा है, कैथोड वो पोर्शन जहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है आयरन के साथ, और बीच में पानी किस तरह एक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू एक्ट कर रहा है। और जब सैलाइन वाटर रहेगी तो आयंस की मूवमेंट अच्छी रहेगी, और अच्छी जब मूवमेंट रहेगी तो प्रोसेस भी ये फास्ट हो जाएगा। तो सैलाइन वाटर में जो कोरोजन की रेट होती है वो फास्टर होती है, वो दिमाग में। ठीक है, चलिए तो इसको एक दो बार समझने का, पढ़ने का कोशिश करना है। एनसीईआरटी में ये पोर्शन दिया हो, पूरा पोर्शन को एक बार पढ़ना, ओके। और इक्वेशन क्या रखना, क्या हो रहा है एनोड पे, क्या हो रहा है कैथोड पे, और ओवरऑल रिएक्शन किस तरह Fe2 प्लस Fe3 प्लस बनता है, ठीक है ना। चलो अब देख लेते हैं कि कोरोजन तो होता ही है, तो कोरोजन को कैसे हम प्रिवेंट करें। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, तो कोरोजन प्रिवेंट करने का एक सिंपल तरीका है, सबसे पहले आप पेंट कर दो। यदि आप पेंट कर देते हो तो क्या होगा, वो आयरन है जो, या जो मटेरियल है वो क्या एक्सपोज नहीं होगा एयर से, वो पेंट वाली पोर्शन एक्सपोज रहेगी तो वो कुछ दिन तक बचा रहेगा। बट दिस प्रोसेस इज नॉट अ वेरी प्रोटेक्टिव प्रोसेस, ये कुछ दिन बाद पेंट का लेयर निकल जाता है और ज्यादा दिन नहीं चलता है। और दूसरा मेथड आप लगा सकते हो इलेक्ट्रोप्लेटिंग। देखो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम लोग क्या करते हैं, एक मेटल का लेयर दूसरा मेटल के लेयर पे चढ़ा देते। जैसे समझो एक पल के लिए मैंने आयरन के ऊपर जिंक का लेयर लगा दिया, तो E डिग्री Zn2+ से जिंक होती है 0.76 माइनस, ओके, और E डिग्री Fe2+ से Fe होती है -0.44, ओके। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ट्रिकी क्वेश्चन होता है, जूनियर क्लास में भी पढ़े हो कि आयरन इज प्रोटेक्टेड इवन इफ जिंक लेयर कम्स आउट। बोलने का मतलब क्या है, यदि आप लोहे के ऊपर जिंक का कोटिंग डाल के रखे हो, जिंक का कोटिंग डाल के रखे हो, ठीक है ना, तो जिंक का कोटिंग थोड़ा थोड़ा निकल भी गया तब भी आयरन की प्रोटेक्शन होते रहती है। क्यों होते रहती है, ध्यान से देखो, सब समझ सकते हो। मानो थोड़ा जिंक का कोटिंग निकल गया और आयरन एक्सपोज, ठीक है ना, पर यहाँ पे आपको मालूम है कि आयरन की जो रस्टिंग होती है वहां पे ऑक्सीजन क्या है, रिड्यूस होता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो यदि यहाँ पे आप देखोगे कि जिंक है आयरन है, जिंक थोड़ा तो मौजूद है ना, पूरा तो नहीं निकला है, पर कुछ पोर्शन आयरन की एक्सपोज, तो जिंक भी मौजूद है आयरन भी मौजूद है, तो इलेक्ट्रॉन रिड्यूस करने की क्षमता दोनों में किसकी ज्यादा है, जिंक, जिंक की है ना। तो ऑक्सीजन रिड्यूस होगा, नो डाउट, ऑक्सीजन आएगा तो ऑक्सीजन रिड्यूस होगा, बट ऑक्सीजन को रिड्यूस होने के लिए इलेक्ट्रॉन आयरन नहीं देगा, जिंक देगा।
और जिंक जब तक इलेक्ट्रॉन देते रहेगा ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन तो रेड्यूस होकर वाटर बनते रहेगा, तो ऑक्सीजन तो आयरन को बर्बाद नहीं कर पाएगा। तो जिंक एक बहुत अच्छी मेथड है प्रिवेंट करने के लिए कोरोजन इन आयरन। वो लेयर यदि थोड़ा मोड़ा 60% 70% तक भी निकल जाता है जिंक का कोटिंग, तब भी बचते रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो जिंक ही देते रहेगा, आयरन नहीं देगा, क्योंकि सामने में तो जिंक मौजूद है ना। तो ये दिमाग में रखना है, इट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग। और यदि आप मानो टिन से कोटिंग, बहुत आदमी टिन से भी कोटिंग करता है, ठीक है ना, तो टिन का जो डिग्री का वैल्यू होता है इट्स -0.1, ये टिन का, ठीक है ना, ये डिग्री टिन का बता रहा हूं, इट्स -0.1। तो टिन से कोटिंग करोगे तो टिन का कोटिंग जब तक है तभी तक बचा सकता है, पर क्या यदि आयरन का कोई पोर्शन एक्सपोज हो गया तो क्या टिन बचा पाएगा? नो सर, नहीं बचा पाएगा। क्यों? क्योंकि इसका ज्यादा वैल्यू, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये वैल्यू कम है तो इलेक्ट्रॉन यही देना शुरू कर। तो टिन का कोटिंग तभी तक काम आएगा जब तक आप टिन का पूरा लेयर बचा के रखे हुए, टिन का थोड़ा भी लेयर निकला तो फिर आपका आयरन बर्बाद होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए बेटर है कि हम लोग एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल से कोटिंग, है ना, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जिंक की कोटिंग मारेंगे आयरन तो ज्यादा दिन चलेगा। क्योंकि ऑक्सीडेशन के लिए देखो सब खेल क्या है, ऑक्सीडेशन का खेल है, और ऑक्सीडेशन के लिए जो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा वो ज्यादा रिएक्टिव वाला देते रहे। ओके, तो ये दिमाग में आपको रखना। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। लास्ट इज सैक्रिफाइसल एनोड। देखो सैक्रिफाइसल एनोड होती है एक, सिंपल में समझा देता हूं, बहुत सिंपल चीज है। ये वाला सबको समझ आया कि नहीं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्लियर है? यस सर। यस। हाँ, अब सैक्रिफाइसल एनोड क्या होता है समझो। ये तीन मेथड आपको दिमाग में रखना, पेंटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, सैक्रिफाइसल एनोड। सपोज करो ये एक जमीन का ऊपर वाला पार्ट, और हम लोग क्या करते हैं, वाटर सप्लाई होती है अंडरग्राउंड पाइप के, तो मानो क्या है, एक लोहा का पाइप, ये एक आयरन की पाइप है, ठीक है, दिस इज आयरन। तो जमीन के अंदर में ऑक्सीजन तो सॉइल के थ्रू तो पास होती ही है, तो ऑक्सीजन तो इसको मिल सकता है, और मिट्टी से पानी भी मिल जाएगी, तो ऑक्सीजन भी मिल सकता है, पानी भी मिल सकती है, और आयरन पाइप की रस्टिंग हो सकती है जो जमीन के अंदर में, तो बहुत बड़ा लफड़ा हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, यदि हम लोग ये रोक सकें कि आयरन Fe2+ और 2 इलेक्ट्रॉन बनती है, रस्टिंग जब स्टार्ट होता है इससे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कोई और दे दे तब जाके हम इसकी रस्टिंग बचा सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, दिमाग लगाते हैं, जो अंडरग्राउंड आयरन पाइप्स होते हैं, ये सारे काम होते हैं, दिस इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री। ये जो आयरन पाइप्स होते हैं, हम लोग इसके साथ एक तार लगाते हैं और बगल में एक मोर रिएक्टिव मेटल, फॉर एग्जांपल जिंक विंक को लगाते हैं, ठीक है, जिंक को लगाते हैं। ओके, अब यहाँ पे ऑक्सीजन तो है, ओके, और ऑक्सीजन क्या चाहेगा कि हम आयरन से इलेक्ट्रॉन ले और रिड्यूस हो जाए, ओके, पर ये दोनों एक तार के थ्रू कनेक्टेड है और ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए रिड्यूस होने, तो जिंक भी तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी ना, जिंक 2+ बनेगा, है कि नहीं, जिंक 2+ 2 इलेक्ट्रॉन बनेगा। क्यों? क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव, ये जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा, इसकी रिडक्शन पोटेंशियल कम है और इसकी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन निकालेगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करेगा, आगे जाएगा, और इसके पास जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉन को H+ के प्रेजेंस में, H+ सॉइल से मिलती है, H++ 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस में वाटर बनता है ना, तो वाटर बन जाएगी और वाटर निकलता रहेगा, और ऑक्सीजन जो जितना आसपास रहेगा सब इलेक्ट्रॉन तो ले रहा है, पर किससे ले रहा है, जिंक से ले रहा है, और ये जो आयरन की पाइप है वो बची रहेगी। बट यहाँ पे क्या कहानी हो रहा है कि जिंक आस्ते आस्ते बर्बाद होता है, जिंक आस्ते आस्ते बर्बाद होता रहता है, बट जिंक बर्बाद हो रहा है वो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम लोग इसको बाद में निकाल के फिर से रिप्लेस कर सकते हैं, बट आयरन का पाइप यदि बर्बाद होगा तो वो ज्यादा बड़ा नुकसान। तो हम लोग एक सैक्रिफाइसल एनोड लगाए, मतलब इस ये अपना बलिदान चढ़ा रहा है और इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे रहा है और इसको इलेक्ट्रॉन नहीं दे,
जब तक ये इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है तब तक ये पोजीशन से यहाँ तो नहीं पहुंच रहा है, तो ये बची हुई है इलेक्ट्रॉन ये यूज कर रहा है। तो इस प्रोसेस को हम लोग कैथोडिक प्रोटेक्शन भी बोलते हैं। ओके, कैथोडिक प्रोटेक्शन करते हैं क्योंकि कैथोड बचा रह रहा है, उसको ऑक्सीडाइज नहीं होने दे रहा है। कौन? एक कम एसआरपी वाला चीज जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और ऑक्सीडाइज। ओके, तो आई सपोज बहुत सिंपल है, आपको समझ आनी चाहिए, और ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, लाइफ में यूज होती है वाटर अंडरग्राउंड सप्लाईज में। तो इसको हम लोग कैथोडिक प्रोटेक्शन सैक्रिफाइसल एनोड भी बोला जाता है क्योंकि एनोड सैक्रिफाइस। तो दिस इज ऑल, समझ आ गई कि नहीं? यस सर। बहुत सिंपल है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर। तो ये वाली पोर्शन को उतनी डेप्थ में हम लोग तो पढ़ाते भी नहीं है कि सिंपल पोर्शन है, बच्चे खुद भी पढ़ लेते हैं। मेंस के लिए तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता ये टॉपिक, बट आईआईटी 1986 में एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, बड़ा तगड़ा क्वेश्चन पूछा गया था इस टॉपिक में। तो वो कभी समय मिलेगा तो वो डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, बट आज के लिए इस चैप्टर के लिए थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर। ओके, थैंक यू। अगली क्लास में क्या बोल रहे हो बेटा? अगली क्लास में कौन सा चैप्टर? अगली क्लास में स्टार्ट होगा चैप्टर नेक्स्ट वाला, जो आप लोग क्या है नेक्स्ट, केमिकल काइनेटिक्स। इसका डाउट था। तो डाउट भेजते। अच्छा, आपने अंशु डाउट भेजा था, आपको क्लियर हो गया ना? नो सर, क्यों? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछना क्वेश्चन में था ना, लेकिन उसमें आंसर में हाफ दी हुई। अच्छा, तो आप क्वेश्चन तो भेज देना ना, मैं दूसरा क्वेश्चन का भी आंसर भेज दूंगा। 2 क्वेश्चन जो भेजा था उसका आंसर मिला कि नहीं? सर पहले वाले दूसरे वाले का नहीं मिला। दूसरा वाला भी भेज दिया बेटा, दूसरा वाला भी भेज दिया, देख लेना, नहीं तो फिर से मैं सेंड कर दूंगा। आंसर हाफ है। तो आंसर गलत होगा तब उससे क्या दिक्कत? यस सर। ठीक सर है, दो क्वेश्चन और भेजे हैं। जितना भेजना है बेटा भेजते रहो, सब सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? सब मैं सॉल्व करके पर्सनली भेज दूंगा। ओके, ठीक है, चलिए। यस सर। थैंक यू फॉर टुडे, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास एवरीबॉडी। चलिए।